नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रीजनल आईएएस। रीजनल आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम स्पेशल लेक्चर डिस्कस करेंगे जो कि है, आप देख पा रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन से संबंधित। तो लोक प्रशासन के बारे में हम जो जनरल इंट्रोडक्शन है और उसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझेंगे इस लेक्चर में। आगे फिर कंटिन्यूटी में हम इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी इससे संबंधित टॉपिक हैं, आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस के लिए जो आप देते हैं उसमें स्पेशल यूनिट है, आपने देखा है। और जो अलग अलग राज्यों के जो पीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस से, तो उसमें भी एक सेपरेट यूनिट होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इस लेक्चर में हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं, इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन देखेंगे, क्या परिभाषा होती है लोक प्रशासन की, और जो अलग अलग थिंकर हैं, विचारक हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, लोक प्रशासन के, उनके हिसाब से लोक प्रशासन की परिभाषा क्या है, क्या उन्होंने परिभाषा दी है, कौन कौन एक्सपोनेंट हैं, कौन कौन प्रतिपादक हैं। और फिर देखेंगे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन का स्कोप कितना है, दायरा कितना है, कहाँ कहाँ यूज होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। और फिर हम देखेंगे रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या है और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ कहाँ पर है वो देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा इस लेक्चर को बनाने का, देखिए इसमें आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो आप तभी अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब आप ये फर्स्ट लेक्चर अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि ये बेस होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एन एक्टिविटी एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। देखिए कितनी अच्छी बात है, ये कह रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक क्रिया है, लोक प्रशासन एक क्रिया है जो उतनी ही पुरानी है जितनी कि हमारी मानव सभ्यता। मतलब हम जानते हैं, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ह्यूमन सिविलाइजेशन प्राचीन काल से भी आगे से चला आ रहा है, मानव सभ्यता। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोई नई चीज़ नहीं है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्तमान समय में उभर कर आ गया है, नज़र में आ गया है और सब जानने लगे हैं। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो लोक प्रशासन है वो शुरू से चला आ रहा है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो एक्टिविटी है वो उतनी ही पुरानी है जितनी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन। इन मॉडर्न एज इट बिकम द डोमिनेंट फैक्टर ऑफ लाइफ। आज की आधुनिक दुनिया में ये जो लोक प्रशासन है वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण फैक्टर, महत्वपूर्ण कारक बन गया है, जिसके बिना काम नहीं चलता। टू स्टडी अबाउट अ मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर। इंट्रोडक्शन देखते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस हैज रीसेंट ओरिजिन। जो सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, उसका एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हाल ही में विकास हुआ है। ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम पॉलिटिकल साइंस का एक हिस्सा मानते हैं। लेकिन हाल ही में क्या हुआ है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो लोक प्रशासन है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बन के उभरा है। तो आप देख पा रहे हैं, आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस पूछा जाता है, तो उसमें एक यूनिट होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेन सब्जेक्ट के रूप में भी आता है। तो यूजीसी नेट आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी दे सकते हो, उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे आप। लेकिन पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये उन्हीं के लिए लेक्चर है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ कॉन्सिक्वेंसेस, तो हमने क्या देखा कि ट्रेडिशनली जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसे पॉलिटिकल साइंस का पार्ट माना जाता है। लेकिन मॉडर्न एज में जो नेचर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो चेंज हुआ है और ये पुलिस स्टेट से सोशल सर्विस स्टेट में कन्वर्ट हो गया है। पुलिस स्टेट हम समझते हैं जहाँ पर जो पीपल हैं, जो लोग हैं रहने वाले, जो जनता है उसकी कम चले,
और सरकार की ज़्यादा चले, सरकार के नियम कानून ही सर्वोपरि हों। ये हो गई पुलिस स्टेट। लेकिन अब पुलिस स्टेट किस में बदल गई है? सोशल सर्विस स्टेट में, मतलब समाज सेवा वाली स्टेट में। अब स्टेट जो है, स्टेट मतलब सरकार, वो अब लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए काम कर रही है। ठीक है। तो एज अ कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम स्वरूप, द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम हैज़ बिकम द डोमिनेंट फैक्टर ऑफ लाइफ। हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉलिटिकल सिस्टम का जो नेचर है वो अब जो है डोमिनेंट फैक्टर ऑफ लाइफ बन गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। और द मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम, जो आज का राजनीतिक सिस्टम है, इज़ एसेंशियली ब्यूरोक्रेटिक एंड करेक्टराइज्ड बाय द रूल ऑफ ऑफिशियल। आज का जो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम है वो ब्यूरोक्रेटिक है। ब्यूरोक्रेटिक इन द सेंस कि सिविल सर्वेंट होते हैं, IAS IPS और अन्य अधिकारी, ऑफिसर्स, जो मिलकर इस सिस्टम को चलाते हैं। अकेली सरकार नहीं चलाती। ठीक है। तो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम इज एसेंशियली ब्यूरोक्रेटिक, मतलब नौकरशाही वाला, एंड करेक्टराइज्ड बाय द रूल ऑफ ऑफिशियल्स। कई तरह के ऑफिसर काम करते हैं, जिस तरह से IAS IPS IRS जो अन्य अधिकारी होते हैं वो। हैंस जो ब्यूरोक्रेटिक डेमोक्रेसी है, द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच डिस्क्राइब्ड एज सिविल सर्विस और ब्यूरोक्रेसी एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी ऑफ द स्टेट। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच है वो उसमें कौन आता है? सिविल सर्वेंट आते हैं, मतलब ब्यूरोक्रेट्स आते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कंपोनेंट है आज की जो गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसके लिए। मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बिना सरकार काम कर ही नहीं सकती। आप खुद ही सोचिए ना, क्या जिले के कलेक्टर के बिना और जिले के SP के बिना और जिले के डेप्यूटी कलेक्टर के, वो तहसील के डेप्यूटी कलेक्टर के बिना और तहसील के DSP के बिना सरकार राज्य की राजधानी में बैठ के काम कर सकती है क्या? क्या केंद्र में दिल्ली में बैठकर प्रधानमंत्री जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है काम कर सकती है क्या? नहीं। तो ज़मीनी लेवल पर यही लोग काम करते हैं। मीनिंग क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का? कि एडमिनिस्टर जो वर्ड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जो एडमिनिस्टर वर्ड है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। और लैटिन भाषा में अगर एडमिनिस्टर को दो भागों में बांटें, एड प्लस मिनिस्ट्रे, इसका मतलब है टू सर्व और टू मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रशासन को मैनेज करना, मीन्स मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, काम को मैनेज करना, चाहे वो पब्लिकली हो या प्राइवेट तौर पर। पब्लिक इन द सेंस सरकारी कामकाज, प्राइवेट इन द सेंस निजी कंपनियों में जो मैनेजमेंट चलता है वो। तो ध्यान रखिएगा, एडमिनिस्टर वर्ड एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें एड और मिनिस्ट्रियर इसका मतलब होता है टू सर्व करना, टू मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को मैनेज करना, चाहे वो पब्लिक में हो मतलब सरकारी कामकाज में हो या प्राइवेट में हो यानी कि निजी कंपनियों में हो। तो वेरियस डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर एज फॉलोज। यहाँ पे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो फेमस थिंकर्स हैं, जो विचारक हैं, जिन्होंने लोक प्रशासन से संबंधित अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं, जो एक्सपोनेंट्स हैं, उनके बारे में उन्होंने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो ऐसे ही हमारे फेमस जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर हैं, नाम आपको याद रखना है, वो है प्रोफेसर वुड्रो विल्सन। प्रोफेसर वुड्रो विल्सन तो द पायनियर ऑफ द सोशल साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेज इन हिज बुक द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इनकी एक किताब थी द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें ये जो बुक थी वो 1887 में पब्लिश हुई थी। इस बुक में उन्होंने कहा है, वुड्रो विल्सन ने, याद रखना है आपको, स्टेटमेंट भी पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किस थिंकर के द्वारा कहा गया है, पूछा गया प्रश्न है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने क्या कहा है अपनी किताब में, जो कि 1887 में पब्लिश हुई थी, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब है? हम जानते हैं भारतीय संसद में कानून बनते हैं, वहाँ तो कानून बन जाते हैं, तो वो तो एक थ्योरी हो गई।
अब उसको ज़मीनी लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाता है, तब लोगों को उसका लाभ मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उज्ज्वला योजना, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो महिलाएं हैं उनको फ्री गैस कनेक्शन देना, ये कानून पास हो गया संसद में, एक्ट बन गया। अब ज़मीनी लेवल पर उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? सिविल सर्वेंट का, ब्यूरोक्रेट्स का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो उसी संदर्भ में ये कहा गया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिटेल्ड और सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ है। लॉ तो हो गया से थ्योरी, और उसको जब इम्प्लीमेंट कर दिया, क्रियान्वित कर दिया, ज़मीनी लेवल पर लागू कर दिया और लोगों को उसके लाभ मिलने लगे, तो वो क्या हो गया? एप्लीकेशन पार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगली जो डेफिनेशन है, एल.डी. वाइट थिंकर हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, तो इन्होंने क्या कहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज ऑपरेशंस हैविंग फॉर देयर पर्पस द फुलफिलमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एज डिक्लेयर्ड बाय अथॉरिटी। इन्होंने कहा है कि सरकार के द्वारा जो पॉलिसी डिक्लेयर की जाती है उसका जो उद्देश्य है, किस उद्देश्य से वो पॉलिसी योजना बनाई गई है, उसको फुलफिल करना, उसको अचीव करना, उसको प्राप्त करना, उस लक्ष्य को ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उन सारे कामों से मिलकर बना होता है, जिन कामों का इस्तेमाल, जिन चीज़ों का इस्तेमाल सरकार के द्वारा जो योजना बनाई गई है उसका जो उद्देश्य है उसको अचीव कर पाएँ। ठीक है, तो घुमा फिरा के वही बात है, ज़मीनी लेवल पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम है वही इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है। फॉलोइंग थिंकर्स हैव टेकन अ ब्रॉड व्यू वाइल डिफाइनिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब एल.डी. वाइट और वुड्रो विल्सन ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ तक सीमित रखा है? एग्जीक्यूटिव ब्रांच तक, कार्यपालिका तक, मतलब इम्प्लीमेंटेशन करने का। एल.डी. वाइट और वुड्रो विल्सन कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है, चाहे वो सरकारी कामकाज में हो या निजी कंपनियों में हो, वो क्या काम है? कानून को इम्प्लीमेंट करने का, नियम को इम्प्लीमेंट करने का। ठीक है, लेकिन कुछ थिंकर ऐसे हैं जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में देखा, थोड़ा सा विस्तार रूप में देखा। कैसे? साइमन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर, उन्होंने क्या कहा कि बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मीन्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द नेशनल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट्स। ये कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब उन सभी एक्टिविटीज़ से है जिसका संबंध चाहे वो राष्ट्रीय लेवल पे हो, राज्य लेवल पे हो, या लोकल सरकार जो ग्राम पंचायत और नगर निगम होते हैं उनकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच से संबंधित है, मतलब जो क्रियान्वित करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उससे संबंधित है। वहीं बिलोक कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रॉडेस्ट सेंस डिनोट्स द वर्क इन्वॉल्व्ड इन द एक्चुअल कंडक्ट और गवर्नमेंटल अफेयर्स एंड इन नैरोएस्ट सेंस डिनोट्स द ऑपरेशंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच ओनली। बिलो कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अगर ब्रॉड सेंस में देखा जाए, विस्तार रूप में देखा जाए, तो ये सरकार के सभी कामों को दर्शाता है जो सरकार करना चाहती है और जो कर रही है। अगर छोटे रूप में देखा जाए, नैरोएस्ट सेंस में देखा जाए, तो इसका संबंध एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच से है। एडमिनिस्ट्रेटिव में केवल प्रशासनिक व्यवस्था देखना। ठीक है, गुलिक क्या कहते हैं? गुलिक भी थिंकर हैं। स्टेटमेंट आता है, मैं फिर कह रहा हूँ, आपसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गुलिक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट पार्ट ऑफ द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच हैज़ टू डू with government and thus concerns itself primarily with the executive branch where the work of the government is done। ये भी सेम बात कहते हैं, तरीका अलग है, घुमा के कहा है इन्होंने। ये भी कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का संबंध एग्जीक्यूटिव ब्रांच से। आपको स्टेटमेंट याद रखना है, फिर ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो किस थिंकर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वॉल्डो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट एज अप्लाइड टू द अफेयर ऑफ द स्टेट। सरकार के द्वारा जो कामकाज किए जाते हैं उनको अप्लाइड वे में इम्प्लीमेंट करने का काम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक आर्ट है और साइंस है स्टेट के द्वारा किए गए कामों को इम्प्लीमेंट करने की। ठीक है, मार्शल क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड विथ व्हाट एंड हाउ ऑफ द गवर्नमेंट। मार्शल कहते हैं कि सरकार का जो व्हाट है और हाउ है उससे संबंधित है एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट का मतलब है सरकार को क्या करना है, और हाउ का मतलब है सरकार जो करना चाहती है वो कैसे होगा। भाई सरकार ने सोचा कि
जो SC ST कम्युनिटी की जो गरीब महिलाएं हैं उनको फ्री गैस कनेक्शन दिया जाना चाहिए। चूल्हे पर रोटी बनाती हैं, खाना बनाती हैं, धुएं की वजह से आंखें ख़राब होती हैं, हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि किस तरह से लाभ पहुंचाया जाए जिससे इनको फ्री गैस कनेक्शन दिया जाए। दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं किसान सम्मान निधि योजना। किसानों को 6,000 रुपये साल में देने हैं, 2-2 हज़ार की किस्तें देनी हैं। किस तरह से उनको लाभ पहुंचाया जाए, तो पहले सरकार ने सोचा क्या किया जाए, तो क्या के जवाब में सरकार को क्या मिला कि 2-2 हज़ार रुपये देते हैं, 6,000 देंगे 3 बार में। अब बात आती है हाउ, कैसे दिया जाए, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT के माध्यम से, मतलब सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। अब वो कानून सही से लागू हुआ है, किसानों को सभी को पैसे पहुँचे हैं नहीं पहुँचे हैं, बीच में कोई खा तो नहीं गया पैसा, उस तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा ये सारी चीज़ें। तो मार्शल कहते हैं कि सरकार के जो व्हाट और हाउ हैं उसी से संबंधित है एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार को क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकलती है, सारांश क्या निकलता है। All above modern definition of public administration emphasize the value-based character of public administration and public administration as a science and art of administration. A close scrutiny of the definition reveal that public administration has following important characteristics. अब जो फाइनली कंक्लूजन निकल के आया, इन सारे थिंकर्स ने जो डेफिनेशन दी है उसके बिहाफ पर जो समरी निकल के आई है, सारांश निकल के आया, उसके बिहाफ पर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ विशेषताएं डिस्कस करेंगे जो इन्हीं थिंकर के द्वारा दी गई डेफिनेशन से निकल कर आती हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, लोक प्रशासन की पहली विशेषता क्या है कि ये सरकार की जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, कार्यपालिका है, उसका हिस्सा है। दूसरा, इट इज़ रिलेटेड विद द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट, ये सरकार की कामकाज से संबंधित है। तीसरा, इट कैरीज आउट द पब्लिक पॉलिसीज़, ये सरकार के द्वारा बनाई गई जो पॉलिसीज़ हैं, योजनाएं हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। चौथा है, इट रियलाइज द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल एज फॉर्मुलेटेड एंड एक्सप्रेस्ड इन द लॉज, कानून में जिन जिन लोगों को लाभ पहुंचाना लिखा हुआ है उन तक वो लाभ पहुंचे उस योजना का, ये मकसद है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। वाल्डो एंड अदर थिंकर्स इंसिस्ट ऑन द कमिटमेंट एंड डेडिकेशन टू द वेल बीइंग ऑफ द पीपल। वाल्डो जो थिंकर हैं और जो अदर थिंकर हैं वो इंसिस्ट करते हैं, कहते हैं कि आपको जो है लोगों की वेल बीइंग के लिए काम करना चाहिए, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। अदरवाइज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिहेव्स इन अ मैकेनिकल, इम्पर्सनल एंड इनह्यूमन वे। ये कहते हैं कि आपको लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन अगर आपने काम नहीं किया तो फिर ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा लगेगा, बिल्कुल मशीन टाइप का, जिसके अंदर सोच विचार करने की शक्ति नहीं है। ठीक है, अगला है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिटिकली न्यूट्रल। पॉलिटिकली न्यूट्रल, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान दीजिए, पॉलिटिकली न्यूट्रल। पॉलिटिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है कि जैसे जिले का कलेक्टर होता है, जिले का कलेक्टर होता है, तो उस राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की हो या अदर पार्टी की हो, वो किसी एक पार्टी के प्रति मन लगाकर काम नहीं कर सकता। उसे लोगों के लिए चुना गया है, वो लोगों के लिए अच्छा काम करेगा, पब्लिक सर्वेंट है वो। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है पॉलिटिकली न्यूट्रल है, वो चाहे कांग्रेस की सरकार आ जाए चाहे बीजेपी की आ जाए, उसे कोई मतलब नहीं है, उसे लोगों के लिए काम करना है। और जो भी सरकार है, चाहे वो बीजेपी की चाहे कांग्रेस की, जो योजनाएं बनाएगी उन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे, यही मकसद होगा जिले के कलेक्टर का और यही मकसद होगा एसपी का, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। तो ये क्या है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सर्वेंट हैं, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दायरा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दायरा क्या है। तो द व्यूज ऑफ एल.डी. वाइट एंड ट्रेडिशनलिस्ट ऑन द वन हैंड and those of Gulick and the Scientific Management School on the other hand, it has different regarding the nature and scope of public administration। यहाँ पे अब जो विरोधाभास है, जो एल.डी. वाइट हैं और जो पुराने ट्रेडिशनलिस्ट थिंकर हैं, उनके
हिसाब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप अलग है, और वहीं जो गुलिक हैं और जो गुलिक के साथ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल से जो बिलोंग करते हैं, जो साइंस में विश्वास करते हैं, उनके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप के बारे में अलग विचार है। तो हैंस वी शुड अंडरस्टैंड वेरियस पर्सपेक्टिव अबाउट द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे हम अलग अलग जो है पर्सपेक्टिव डिस्कस करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। स्कोप क्या है? तो इन स्कोप को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला है नैरो पर्सपेक्टिव, मतलब छोटे रूप में देखा गया है, जिसे हम पोस्ट कोड पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। इस पे प्रश्न पूछा जाता है। पोस्ट कोड का फुल फॉर्म हम डिस्कस करेंगे अभी। तो पहला है नैरो पर्सपेक्टिव, दूसरा है ब्रॉड पर्सपेक्टिव और तीसरा है प्रिवेलिंग व्यू। तो नैरो पर्सपेक्टिव यानी कि पोस्ट कोड पर्सपेक्टिव, इसमें क्या है, इसके ध्यान रखना है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि नैरो पर्सपेक्टिव के या पोस्ट कोड पर्सपेक्टिव के एक्सपोनेंट मतलब प्रतिपादक कौन है, किसने ये सिद्धांत दिया है, या कौन इस सिद्धांत पर विश्वास करता है, कौन इस सिद्धांत के फेवर में। तो आपको याद रखना है लूथर गुलिक, ये नाम याद रखना है, प्रश्न पूछा जाता है। तो लूथर गुलिक इज द मेन एक्सपोनेंट ऑफ दिस पर्सपेक्टिव एंड अकॉर्डिंग टू हिम द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नैरो और लिमिटेड। लूथर गुलिक जो है मेन एक्सपोनेंट है नैरो पर्सपेक्टिव से, और इनके अनुसार जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोप है वो बहुत ही जो है संकीर्ण है, नैरो है और लिमिटेड है। इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज पोस्ट कोड व्यू। लूथर गुलिक ने इसे पोस्ट कोड व्यू भी कहा है। ठीक है, तो पोस्ट कोड व्यू क्या है? पी का मतलब है प्लानिंग, ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, एस का मतलब है स्टाफिंग, डी का मतलब है डायरेक्टिंग और को का मतलब है कोऑर्डिनेशन, आर का मतलब है रिपोर्टिंग और बी का मतलब है बजट। तो देखिए, हम जानते हैं कोई भी अगर हम योजना बनाते हैं काम करने की, कोई भी हम काम करने की योजना बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग करते हैं हम कि हम इसे कैसे कैसे करेंगे। मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी करके आपको जो लक्ष्य हासिल करना है तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। तो पी मतलब प्लानिंग, आप प्लान करेंगे कि मुझे कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितने दिन में सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट पेपर लगाने हैं, तब मैं एग्ज़ाम दूंगा। तो ये तो हो गई प्लानिंग। वैसे ही सरकार करती है हर योजना को लॉन्च करने से पहले। और वहीं ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि भाई आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। अब आप अपने सिलेबस को पूरी यूनिट्स में अलग अलग डिवाइड करेंगे, फिर उस यूनिट को कितने दिन में कंप्लीट करना है वो टाइम टेबल बनाएंगे। आप एक ऑर्गेनाइज वे में अपने काम को ना छोटे छोटे हिस्सों में बांट लोगे, आप फिर करोगे। वो कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वही वाली बात है। एस का मतलब है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब सरकार कोई योजना लॉन्च करती है तो सरकार को उस योजना पर काम करवाने के लिए अगर किसी स्टाफ की ज़रूरत है, किसी पर्सन की ज़रूरत है, तो एस स्टैंड फॉर स्टाफिंग, मतलब वो स्टाफ को हायर करेगी, मतलब उसको नौकरी देगी, फिर उसको ट्रेनिंग कराएगी, ठीक है, और फिर वो सही इन्वायरमेंट में, सही माहौल में काम कर पाए, ऐसा माहौल उसको प्रदान करेगी जिससे सरकार का लक्ष्य हासिल हो सके। सरकार जो ये लक्ष्य बनाकर बैठी है उस योजना के लिए, वो योजना से वो लक्ष्य प्राप्त कर सके। डी का मतलब है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब है टाइम टाइम पर निर्देश देना कि आप अपने लक्ष्य से भटक तो नहीं रहे हो, इसको सही से करो और मुझे टाइम पर रिपोर्ट करो और मुझे बताओ क्या क्या प्रोग्रेस हुई है। सीओ का मतलब है कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब है कि आप जो है इट मीन्स इन इंटर रिलेटिंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप को का मतलब है कोऑर्डिनेशन, मतलब पूरा स्टाफ, जैसे मान लीजिए किसान सम्मान निधि योजना के लिए बहुत से लोग काम कर रहे हैं मिलकर, पूरा डिपार्टमेंट, तो पूरे डिपार्टमेंट में जितने पर्सन है ना उनका आपस में तालमेल होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा भाई कौन सा काम कहाँ तक पहुँचा फाइनली। तभी तो प्रधानमंत्री को वो बता पाएंगे कि प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि का काम यहाँ तक पहुँच गया है, अब आप इसे लॉन्च कर सकते हैं। समझ रहे हैं। आर का मतलब है रिपोर्टिंग, ऊपर वाली अथॉरिटी को, जो आपके ऊपर बैठा है उसको रिपोर्ट करना टाइम टू टाइम। और बी का मतलब है बजटिंग। अब भैया बजट का मतलब है पैसा, फाइनेंस। तो कोई भी काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत है,
तो पैसे के लिए भी आपको फिस्कल प्लानिंग करनी पड़ेगी और उसको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। एवेल्यूएशन पोस्ट कॉप पर्सपेक्टिव अबाउट द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज लिमिटेड एंड नैरो. It is stressed on the tools of public administration. It does not show the substance of administration. It is a technique oriented perspective, not a subject oriented. ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया नैरो पर्सपेक्टिव ऑफ स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप का नैरो पर्सपेक्टिव हमने जो है डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हमारे बचे हैं ब्रॉड पर्सपेक्टिव और प्रिवेलिंग व्यू। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा होता है तो जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है अपलोड होने में, तो आप भी इतना लंबा वीडियो नहीं देख सकते। तो इसको आप तैयार कीजिए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो सेकंड व्यू है ब्रॉड पर्सपेक्टिव और तीसरा व्यू है प्रिवेलिंग व्यू, उसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर अगर पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए इसको अपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा जो प्रीमियर चलता है, जब लाइव चलती है क्लास और जो वीडियो अपलोड होता है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो ये आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सीरीज़ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली, इसमें आपकी जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो अलग से यूनिट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके हर एक टॉपिक इसमें कवर होगा आपका। और कुछ एग्ज़ाम भी हैं आने वाले, जैसे कि 17 जून को पीजीटी जो दिल्ली का एग्ज़ाम है, तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और भी कई एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे थिंकर सहित डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं पर डे थोड़ा थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ, जिससे आप समझ पाएँ और रिवीजन कर पाएँ। क्योंकि अगला लेक्चर सुनने से पहले, अगला लेक्चर देखने से पहले पीछे का रिवीजन करना और पीछे की कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इस पर हम एमसीक्यू भी करेंगे। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हम हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। आप हमें वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा रीजनल आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो रीजनल आईएएस से जुड़ने के लिए मैं प्रेमपाल सिंह आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।